बिगिन। सो बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम उसके कुछ और कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। सो बायोटेक्नोलॉजी में आपको लास्ट में मैंने एक वीडियो जो पढ़ाया गया था टॉपिक, उसको मुझे आगे आपको कुछ करेक्शन आपको करानी है, कुछ और चीज ऐड करानी है। द टॉपिक वाज कॉम्पिटेंट होस्ट। रिकॉल करिए इस टॉपिक को, कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट में आपको दो चीजें बताई गई थी, सभी लोग ध्यान देंगे। सब फटाफट से रिकॉल कराती हूँ। दो तरीके बताए थे। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब है कि जो फॉरेन जीन हम डालना चाह रहे हैं, वो फॉरेन जीन वो किस तरीके से ले सकता है, उसका जो तरीका है दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट होस्ट। दो तरीके बताए थे। एक मैंने बताया था कि ये फॉरेन जीन है, इसको आप किसी वेक्टर के साथ लाइगेट कर दीजिए, और जब आप उसको वेक्टर के साथ लाइगेट कर देंगे तो उसको आप होस्ट के अंदर डाल देंगे। एक तरीका ये था आपका, और इस तरीके को हम कहते हैं वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। यहाँ वेक्टर की मदद से किया था। एक तरीका मैंने आपको बताया था, जब आपके पास एक फॉरेन डीएनए है एंड यू विल डायरेक्टली एड दिस फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट। तो दो चीजें आपके यहाँ है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिकॉल कराती हूँ, याद कर लीजिए साथ के साथ। तो पहला जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम वेक्टर के साथ अटैच करके डालते हैं, इसके लिए मैंने बताया था कि डालने से पहले आप वेक्टर को पहले किसी डायवेलेंट केटाइन जैसे कैल्शियम के साथ ट्रीट करो। उसके बाद फिर आप इस पूरे को आइस पे रखो, फिर आप 42 डिग्री का हीट शॉक दो, देन अगेन आप आइस पे रखो। ऐसा करने से इसमें एक टेम्परेरी पोर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। दिस इज वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, आपको याद होना चाहिए। दूसरे पे आते हैं जिसमें हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करेंगे, यानी कि इस मेथड के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी वेक्टर, वी आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट एंड डायरेक्टली एडिंग टू द सेल। इसके अंदर मैंने आपको चार चीजें पढ़ाई। एक इसके अंदर आता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन जैसा कि नाम है इसका माइक्रो इंजेक्शन, बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं कि ये वाला जो एक्स्ट्रा डीएनए है इसको एक पाइपेट में, माइक्रो पाइपेट में या इंजेक्शन जैसे स्ट्रक्चर के अंदर हम इसको डाल लेते हैं, एंड फिर हम इसको डायरेक्टली जो सेल है उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस माइक्रोपिपेट या माइक्रो नीडल की मदद से डायरेक्टली उस डीएनए को लेके डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। ये प्रोसेस नॉर्मली एनिमल सेल के लिए बेटर है प्लांट के कंपेयर में, बिकॉज प्लांट के बाहर तो सेल वॉल होती है जिसकी वजह से उसको डैमेज, उसको ये करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि अब ऐसी टेक्निक्स डेवलप कर ली गई है जिससे हम उसकी सेल वॉल को हटा के और फिर हम ये सब उसके अंदर एंटर करा सकते हैं। ओके, देन सेकेंड जो मेथड था वो अब ध्यान से सुनेंगे आप। सेकेंड मेथड था आपका इलेक्ट्रोपोरेशन, और इसके अंदर मैंने आपको नए नोट्स में आपको भेजने वाली हूँ फॉर इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, यू विल राइट दैट वन। इलेक्ट्रोपोरेशन जैसा कि इसका नाम है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेंज है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोपोरेशन, बहुत सारे बच्चे ट्रूमैन्स एलिमेंट्री फॉलो करते होंगे। जो भी बच्चे ट्रूमैन्स एलिमेंट्री फॉलो करते हैं उनको मैं बताना चाह रही हूँ कि ट्रूमैन्स एलिमेंट्री के अंदर इलेक्ट्रोपोरेशन गलत गिवन है। वहां पर इलेक्ट्रोपोरेशन में दे रखा है कि कैल्शियम से ट्रीट करो, लाइसोजाइम से ट्रीट करो, हो जाएगा, बट वो गलत दिया हुआ है। सो ट्रूमैन्स एलिमेंट्री को इस स्टेप के लिए आप फॉलो नहीं करेंगे। क्या है इसका करेक्ट वो सुन लीजिए। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, और पोरेशन यानी कि पोर। ये वर्ड हो गया इलेक्ट्रिसिटी और ये वर्ड हो गया आपका पोर, कि हम कुछ ऐसा करें कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से सेल के अंदर पोर हो जाए, छेद बन जाए, और उस पोर की मदद से, इसमें अगर पोर हो गया तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, इस पोर में से हम इसको अंदर डाल देंगे। सो दिस मेथड इज इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या कहते हैं इसके अंदर? कहते हैं कि जो एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल का आपको सिर्फ प्रोटोप्लाज्म लेना है, यानी प्लांट सेल की सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंदर न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। आप सभी को पता होगा प्रोटोप्लाज्म होता है, अगर हम सेल वॉल हटा दें और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हटा दें तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का जो कंटेंट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो कह रहे हैं आप क्या करो
एक आयोनिक सॉल्यूशन लो, आयंस का सॉल्यूशन लो, उस आयनिक के सॉल्यूशन में प्लांट का प्रोटोप्लाज्म डाल दो, ठीक है, और आपका ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो भी डाल दो। एक आयनिक सॉल्यूशन लिया, उसी के अंदर पूरे प्लांट का प्रोटोप्लाज्म, प्लांट सेल का प्रोटोप्लाज्म डाल दिया और ये फॉरेन डीएनए डाल दिया। ऐसा करने के बाद हम उसको क्या देंगे, हम उसको वोल्टेज देंगे। अगर आप हाई वोल्टेज देते हो, अगर हाई वोल्टेज सप्लाई की जाती है तो इसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं, यानी आपकी जो पल्स होती है वो लो पल्स रखी जाती है। बट अगर यही हम किसके लिए करते हैं, अगर लो वोल्टेज रखते हैं, अगर वोल्टेज लो रखी जाती है तो इसकी जो पल्स है वो लॉन्ग रखी जाती है, बड़ी पल्सेस दी जाती है, ज्यादा टाइम के लिए दी जाती है। तो अगर आप हाई वोल्ट दो तो छोटी पल्स दो, और अगर आप लो वोल्टेज देते हो तो गिव हाई पल्स, ठीक है, लॉन्ग पल्स। इस तरीके से आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दोगे। इस इम्पल्स की वजह से यहाँ पर इसकी जो खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पोर क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, और उस होल की वजह से जो डीएनए है वो एंटर कर जाएगा, ठीक है। बाद में इस पूरे लिक्विड, आप तो कहोगे ये तो सारा लिक्विड में पड़ा है, सेल कहाँ गया, तो इस पूरे लिक्विड को बाद में आप एक कल्चर प्लेट पे लेके और आप उगा सकते हो, लगाओगे तो यहाँ पर बाद में आपको बैक्टीरिया की कॉलोनीज या ये सेल्स वापस मिल जाएंगे। जब ये सेल्स मिलेंगे तो आपको मिलेगा कि इन सेल्स के अंदर ये डीएनए ऑलरेडी जा चुका, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोपोरेशन यानी क्रिएटिंग पोर बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। For this method, we have taken an ionic solution in which we have incorporated the plant protoplasm as well as this foreign DNA, and then we have given the voltage. If we give high voltage, we give it for long, high volt for shorter time, and if we give a low voltage, then we give it for a longer time. और फिर इसको इसमें करेंगे तो इसमें पोर क्रिएट हो जाएगा, ये एंटर कर जाएगा। बाद में इस पूरे सस्पेंशन को हम एक कल्चर प्लेट पे ग्रो करके हमें बैक्टीरिया, ये जो सेल्स हैं, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, जो भी सेल है, उसे हम वापस ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन। ये डायरेक्ट सेल वाले मेथड से डायरेक्टली अगर हमें करना है। तीसरा जो मेथड मैंने आपको कराया था, ठीक है, थर्ड वन इज योर केमिकल मीडिएटेड। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम इसमें जो ट्रांसफर करेंगे वो करेंगे बाय द हेल्प ऑफ केमिकल। बाय द हेल्प ऑफ केमिकल हम लोग देखिए कैसे कर पाएंगे। कहते हैं हम प्रोटोप्लास्ट लेंगे, अगेन किसी भी सेल वगैरह का प्रोटोप्लास्ट लेंगे, और प्रोटोप्लास्ट के साथ हम जो डीएनए डालना चाहते हैं वो डीएनए लेंगे। इस पूरे को हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में हम इसको डालेंगे 20% पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन में। पीईजी का मतलब है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। सो मैंने कहा आपका प्लांट का प्रोटोप्लास्ट लिया, देन जो फॉरेन डीएनए आप इसमें डालना चाहते हो वो लिया, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस ली, देन द 20% पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन लिया, और आपने इसको कंप्लीट को थोड़ी देर के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद आप पीईजी घटा देंगे। ट्रीटमेंट हो गया एक बार, then you will reduce the PEG level, then you will reduce the magnesium level, and you will increase the calcium concentration. ऐसा होने पर आपका जो फॉरेन डीएनए है वो आसानी से सेल के अंदर चला जाएगा। दिस इज द प्रोसेस, keeping the protoplasm with the foreign DNA with the magnesium ion in 20% polyethylene glycol solution, then placing this all solution after the treatment in calcium ions, and which will make it permeable for the entry. एंट्री हो जाएगी इसकी। ये बड़ा ही सिंपल और कन्वीनियंट मेथड होता है, बट इसका नुकसान ये है कि केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से काफी बार ऐसा होता है कि जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और काफी बार तो ऐसा होता है कि एक सेल एंटर भी कर जाता है, और एंटर करके वो डीएनए सिर्फ यहाँ तक पहुंचता है साइटोप्लाज्म तक, इससे पहले कि वो न्यूक्लियस में आता, इससे पहले ही वो डेड हो जाता है। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच आर फेस्ड इन द केमिकल मेथड। चौथा आपको याद होगा, चौथा मेथड जो मैंने आपको कराया था, दैट मेथड इज बायलिस्टिक गन मेथड। बायलिस्टिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या किया जाता है, गोल्ड की
या टंगस्टन के, गोल्ड या टंगस्टन के, इनको बोलते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स। माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स, तो गोल्ड या टंगस्टन के माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स को इसी के साथ हम इसको बहुत हाई स्पीड से यहाँ से बम्बार्ड करेंगे, तो इसके पास अपने आप ये फॉरेन जो डीएनए हम डालना चाहते हैं, ये फॉरेन डीएनए अपने आप इसके ऊपर कोट हो जाएगा जब ये हाई स्पीड से जाएगा, एंड डायरेक्टली फिर ये जो सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। हाई स्पीड का बम्बार्डमेंट हम देंगे तो यहाँ पर ऐसा होगा। So these are the methods how this cells are made competent. तो मैंने आपको दोनों तरीके कराए, ये मैंने आपको रिकॉल कराया, और एक दो मेथड में जो कुछ एडिशन था वो कराया, जैसे पॉलीथाइलिन वाला था यानी केमिकल मीडिएटेड, और इलेक्ट्रोपोरेशन, ये दोनों मेथड्स मुझे आपको कराने थे। सो चेक इट फ्रॉम नोट्स, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ कंप्लीट चैप्टर टुडे। ठीक है, स्टार्टिंग से भी चेक करेंगे और यहाँ जो नया है उसको भी करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाह रही हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। वैसे अभी हमें बायोरिएक्टर करना है, बट बायोरिएक्टर से पहले आपकी बुक में कुछ लाइंस दी हैं, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा हो तो आपको मिली होंगी। जो सेकंड ही पेज है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का, उस चैप्टर में एक बात दे रखी है जिसमें उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन को कंपेयर किया है फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर आप में से किसी ने भी एनसीईआरटी पढ़ी हो, और उस दिन जो 12th क्लास के बच्चे भी आपको सजेशन देके गए, दे टोल्ड यू कि एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो क्या दिया है वहां पर, हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग को उन्होंने कंपेयर किया। उन्होंने कहा पहले ना हाइब्रिडाइजेशन करते थे। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता था, जैसे मान लो अगर मुझे प्लांट में हाइब्रिड करना है, दीज आर टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट ए एंड बी। तो जैसा आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उस चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया, हम क्या करते हैं, एक प्लांट है तो इसका अगर मैं फीमेल पार्ट यूज कर रही हूँ तो इसका ऑफ कोर्स जो मेल पार्ट होगा उसको मैं, ये मेल पार्ट है तो इसको मैं कट करके रिमूव कर दूंगी, यानी इमैस्कुलेशन कर दूंगी, फिर इसको बैग से कवर कर दूंगी। दूसरे प्लांट से मैं पॉलन ग्रेन यूज करूंगी, इन पॉलन ग्रेन को अपनी मर्जी से इसका बैग को हटा के इन पॉलन ग्रेन को यहाँ शेड करूंगी, यानी कि एक गैमेट तो मैंने इस प्लांट का लिया, मैंने इस प्लांट का फीमेल गैमेट लिया से, इस प्लांट का मैंने मेल गैमेट लिया, चाहे प्लांट के केस में करूं चाहे किसी ऑर्गेनिज्म। हाइब्रिडाइजेशन में हम दोनों के गैमेट्स लेते हैं और दोनों के गैमेट्स को हम फ्यूजन करा देते हैं। दोनों के गैमेट्स लेके जब दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन कराएंगे तो हमारे पास जो जायगोट आएगा वो हाइब्रिड मिलेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो पहले किया जाता था जब भी आपको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे। फिर इस मेथड में प्रॉब्लम क्या थी, अब आप देखो, आपने एक का गैमेट लिया, दूसरे का गैमेट लिया, पूरे पूरे गैमेट को फ्यूज कराया। मान लीजिए ये प्लांट हाई यील्ड देता था, ये प्लांट डिसीज रेजिस्टेंट देखा था, आपने उसकी एक एक क्वालिटी को तो मिलाया, बट इस केस में हो सकता है इस जायगोट में ये दो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा बहुत सारी ऐसी क्वालिटी भी आ जाए जो खराब हैं, जो हमें नहीं चाहिए। सो क्योंकि इसमें दोनों गैमेट्स को कंप्लीटली ऐड किया गया है तो हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं बची। कंप्लीट का कंप्लीट क्या हो सकता है, बहुत सारे अनडिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो सकते हैं। इसीलिए इस मेथड को अब हम कम प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं किया नहीं जाता, किया जाता है, बट अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं तो हम इसको प्रेफर करेंगे। अच्छा, इसको क्यों करना है, क्योंकि देखो ये था ए, ये था बी, राइट। इस ए के अंदर क्या थी, इस ए के अंदर डिसीज रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी, ठीक। ये प्लांट, बाकी इस प्लांट में सब अच्छी बातें थी, हाई यील्ड था, अडेप्टेशन थी, सब कुछ था, ठीक। अब मैंने क्या किया, अनडिजायर्ड का मतलब ही नहीं, मैं इस प्लांट से, इस ए प्लांट से सिर्फ वो वाला पर्टिकुलर जीन निकालूंगी। कौन सा जीन, डिसीज रेजिस्टेंट का एक जीन। I'm not mixing the complete DNA. I'm taking out that particular gene only, and then I'm introducing this gene into this plant. यानी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसी प्लांट के रहेंगे जो इसमें है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें और ऐड हो गया, ये भी बन गया
डिसीज रेजिस्टेंट, यानी इसके अंदर कोई भी अनडिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आया. So this problem of hybridization is solved by the genetic engineering. This is given in the second paragraph of the second page of biotechnology principle and processes chapter. So you should definitely go with the NCERT lines. ठीक है, तो वहां पर यही दे रखा है what that a traditional in the process of traditional hybridization sometimes the undesired characteristics are also being added, but this problem is been overcome by the process of genetic engineering, because in this process we are adding only that particular gene into another organism, so there is no chance of undesirable characteristic. Okay, ओके उस पेज पे दो तीन चीजें हैं, उनमें से एक बात मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ जो विवेक ने एक बार डिस्कस भी की थी कि मैम एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइंस में गिवन है. सुन लीजिए, मैं बताती हूँ आपको क्या क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन गिवन है व्हाट इज द फेट ऑफ what is the fate of alien DNA in a cell. Alien DNA in a cell. अब ये एलियन क्यों बोला हमने? सीधी बात आपको बोल रही हूँ, एक ए ऑर्गेनिज्म से बी ऑर्गेनिज्म में कोई डीएनए मैं डाल रही हूँ, ए का कोई डीएनए है और बी के अंदर डाल रही हूँ. कभी भी कोई फॉरेन जीन होता है जो उसका नहीं है, जो खुद का नहीं है, वो सब एलियन है. यानी बी वाले के लिए ये डीएनए एलियन है, जो बाहर से आए वो एलियन. तो इसने कहा ये मेरा है, इसे मैं जानता हूँ, ये कौन है मैं नहीं जानता, सो इट इज एलियन. ओके, सेम वे ए के लिए बी वाला सेल एलियन है. ए ये बोल सकता है कि मैं एक एलियन सेल में जा रहा हूँ, बी बोल सकता है मेरे पास एक एलियन डीएनए आ रहा है. सिंपल सी बात है, जो खुद का नहीं है वो सब एलियन डीएनए. ठीक है, तो कह रहे हैं ये एक, मान लीजिए ये एक फॉरेन डीएनए है जो किसी सेल में अंदर जाने वाला है. व्हाट इज द फेट, यानी फ्यूचर, यानी ये इसके अंदर एंटर करेगा. सो व्हाट कैन बी द चांसेस, क्या हो सकते हैं? सो देयर आर टू स्कोप्स, दो चांसेस हो सकते हैं. पहला चांस क्या हो सकता है, ये सेल, ये उसका डीएनए, ये फॉरेन डीएनए भी चला गया. यहाँ नहीं, अगर न्यूक्लियस के अंदर भी गया है तो चलो न्यूक्लियस में बना लेती हूँ मैं, छोड़ो न्यूक्लियस वूक्लियस बाहरी सा बना लेती हूँ. ये मेरा डीएनए था मेन, ये वाला डीएनए और आ गया. अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये जो है, जो हमारा डीएनए है, ये जो मेरा डीएनए है, मेन डीएनए है, ये डीएनए सिर्फ अपनी कॉपी बनाने की टेंडेंसी रखता है, इसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपनी कॉपी बनाएगा. ठीक है, ये वाला रेप्लिकेट करेगा एंड पास होगा प्रोजेनी में, जो ऑफ कोर्स होता ही है, हर किसी के डीएनए पास होता है, पास टू प्रोजेनी. ये वाला डीएनए देयर विल बी नो रेप्लिकेशन. ठीक है, एंड इट विल नॉट पास टू प्रोजेनी, इट विल नॉट पास टू प्रोजेनी. ना तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगा, ना ये रेप्लिकेट होगा. अकेला है, कुछ नहीं कर सकता, इसके पास मशीन कहाँ है. दिस इज वन फ्यूचर, एक ये हो सकता है. ठीक है, मैक्सिमम केस में यही चांसेस होते हैं, बट कुछ केसेस में कुछ और हो जाता है, जिसका फायदा हम लोग उठा रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी बना रहे हैं. कहते हैं ये डीएनए जाता है और ये डीएनए इसी डीएनए के साथ, ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा. मिक्स होके इट विल मेक कंप्लीटली वन डीएनए. फॉरेन डीएनए कहाँ गया पता भी नहीं है, इसी के अंदर मिक्स हो गया. ठीक है, यहाँ क्या हो गया, बोथ डीएनए इंटीग्रेटेड, बोथ डीएनएस आर इंटीग्रेटेड, दोनों के डीएनए एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए हैं. ऐसा होने गए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, they will replicate, right, and they will pass to progeny. वो रेप्लिकेट करेंगे और वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास करेंगे. सो दिस इज द आंसर
of what is the fate of alien DNA in a cell. One of the fate is that it will remain in the cell and it will not get replicated and it will not pass to the next generation. Another fate is that it will get integrated with the person's normal DNA, chromosomal DNA, and it will replicate along with that DNA and it will definitely pass to the next generation. ठीक है, ये भी आपको उसी के सेकंड पेज पर दिया हुआ है. इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? एक तीसरी बात, ये तीसरी बात भी उसी पेज पर गिवन है, शुरू उस पेज से हो रही है और खत्म थर्ड पेज पर जाके हो रही है. कौन सी बात है? देखिए, ये है फर्स्ट आरडीएनए. आरडीएनए वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए. आर यानी रिकॉम्बिनेंट, द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको बोलते हैं? जब दो डीएनए आपस में मिक्स हो जाते हैं, देन वी कॉल इट रिकॉम्बिनेंट. तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, उसकी पूरी कहानी सुनो. इसको बनाने वाला जो साइंटिस्ट था वो था स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर. स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर. इन्होंने जो ऐसा किया वो किया इन्होंने 1972. In 1972 they have made the first recombinant DNA. How they had made the first recombinant DNA? Now listen to the process very carefully. They take a bacteria named Salmonella typhimurium. ठीक है, कोई बताएगा मुझे क्या करता है ये साल्मोनेला टाइफीमिरियम? कुछ तो पता होगा आपको इसके बारे में. It causes, सोचो, आपको सोचना है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. सुनो, ये एक बैक्टीरिया लिया साल्मोनेला टाइफीमिरियम. इस बैक्टीरिया को, जैसे मान लीजिए ये वो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफीमिरियम, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है, ये इसका प्लाज्मिड है. आपको बताया गया था बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड भी होते हैं. तो ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए, and this is the plasmid of Salmonella typhimurium. उसने क्या किया, उसने अपने सेल में से उसने प्लाज्मिड को अलग कर लिया. ये निकाल लिया उसने प्लाज्मिड, निकल गया. जैसे आपने पीवीआर 322 पढ़ा, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे, एंटीबायोटिक और टेट्रासाइक्लिन. ऐसे ही कोई भी प्लाज्मिड हो उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होंगे. तो ये जो साल्मोनेला था इसके पास भी ये जीन था. उसका ये जीन कौन सा था? उसका ये जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. यानी इसमें कोई एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस पावर थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. और उसने इस जीन को अलग निकाल दिया. दिस इज द जीन विच ही हैड आइसोलेटेड. फिर से बताती हूँ. कोहेन एंड बॉयर ने साल्मोनेला का एक सेल लिया और उस सेल में से उसका प्लाज्मिड निकाला और उस प्लाज्मिड में से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था उस जीन को उसने सेपरेट कर लिया, अलग निकाल लिया. इस जीन को सेपरेट करने के बाद नाउ उसने क्या किया, दूसरा पॉइंट, यानी ये डीएनए उसके पास रेडी है, ये इसको किसी और में डालना चाहता है. अब उसने क्या किया, इसने एक वेक्टर लिया. ये वाला वेक्टर नहीं लिया, कोई भी और वेक्टर लिया जिसको वो सच में एज अ वेक्टर यूज करेगा. इस प्लाज्मिड को तो उसने सिर्फ जीन लेने के लिए यूज किया. जैसे हम किसी के डीएनए से पार्ट निकालते हैं, उसने प्लाज्मिड से निकाला पहली बार. ठीक है, उसने अब कोई वेक्टर लिया, जैसे ये वेक्टर हो गया, राइट. इस वेक्टर को भी कट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो इसके अंदर जगह बन गई, राइट. अब उसने इस वेक्टर को और इस वाले जीन को दोनों को अटैच कर दिया. तो चौथा स्टेप उसने यही किया, उसने इस वेक्टर को और इस जीन को दोनों को क्या कर दिया, अटैच कर लिया. तो ये कुछ मैं ऐसे बनाते थे, ये समझ लो ये जीन डल. ओके, so this is how the foreign gene
has introduced. So ये जो है इसको हम RDNA बोलते हैं. जब भी दोनों फ्यूज हो जाते हैं ना तो उसको हम RDNA बोलते हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए. जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कोई एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है ये डोंट नो, कोई है जिसको हम एज अ क्लोनिंग व्हीकल यूज कर रहे हैं, और एक जो जीन इसके साथ उसने अटैच किया वो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उसने उसके साथ अटैच कर दिया. तीसरा पॉइंट, देन व्हाट दे डिड, अब उसने ई कोलाई लिया, यानी इस्चीरिया कोलाई लिया, जो वो एज अ होस्ट यूज कर रहा है. होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर हम डालें. अब उसने RDNA को होस्ट के अंदर डाल दिया. सो दिस इज योर RDNA, राइट, एंड उसको इंट्रोड्यूस कर दिया उसने ई कोलाई के अंदर, यानी होस्ट के अंदर. तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, आपका रिजल्ट मिलेगा कुछ ऐसा. ये ई कोलाई का खुद का मेन डीएनए होगा और उसी के अंदर ये आपका ये भी डल गया. तो ये जो सेल है इट विल बी कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल. RDNA तो यही है, बट ये जो सेल है नाउ इट इज अ जेनेटिक इंजीनियर्ड सेल, मॉडिफाइड सेल. ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस विच वाज डन बाय कोहन एंड बॉयर. याद रखिएगा, कोहन एंड बॉयर ने साल्मोनेला के एक जीन को ई कोलाई के अंदर डाला. उसका रिजल्ट क्या मिला, उसका रिजल्ट ये मिला कि अब इस सेल के अंदर भी ये वाला जो जीन था इसकी प्रॉपर्टीज नजर आ रही थी. वरना ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो साल्मोनेला का था, पर उसने इसके जीन को ई कोलाई में डाल दिया. अब ई कोलाई भी वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर शो कर रहा था जो आपका साल्मोनेला शो करता था. दोनों की सेम रेजिस्टेंस पावर थी. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस. कोई डाउट है किसी का? रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क एनी डाउट, क्योंकि आगे चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं. प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट. ओके. सो यहाँ पर आपने पढ़ा कि कैसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसने बनाया. उसके अलावा आपको मैंने एक बात और बताई थी कि रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं उसके आपको टाइप्स बताए थे. मैंने कहा था दैट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, जो एंड से कट कर रहा था. इट कैन बी एंडोन्यूक्लियस, जो इन बिटवीन किसी सीक्वेंस से कट करता था. एंड इट कैन बी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सो वी आर गोइंग टू यूज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के भी अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. बायोटेक्नोलॉजी में जो यूज होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 जो है वो क्या करता है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 डीएनए के साथ, किसी के भी डीएनए के साथ बाइंड करता है अपने आप को और उसके अंदर ढूंढता है अपनी कटिंग साइट. जैसा कि आपको बताया गया, अगर इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो इट विल ट्राई टू फाइंड आउट द सीक्वेंस GAATTC. It will try to find out this sequence from the 5 prime and towards the 3 prime end. उसको ये मिलेगी तो ये मिलने के बाद वो उसको ढूंढेगा और उसको कट करेगा. तो इसकी प्रॉपर्टी है that it will bind with the DNA and it will cut the DNA with that particular sequence only. और इनकी जो ये जो टाइप 2 होते हैं इसकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, पहचानने की सीक्वेंस है, वो 4 से 8 बेस पेयर्स की होती है. आपने 6 वाली पढ़ी है, इट कैन बी 4, इट कैन बी अप टू 8, 4 to 8 बेस पेयर्स की होती है. दूसरी एक प्रॉपर्टी और है इनकी कि ये सिर्फ अनमिथाइलेटेड डीएनए को ही कट करते हैं. ये बात जरा याद रखना, अनमिथाइलेटेड वाली, इस बात को हम कल के लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे. अनमिथाइलेटेड डीएनए यानी आपका जो डीएनए है उस डीएनए में आपको पता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, अगर वहां पर किसी भी बेस पेयर के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए को कट नहीं कर सकता. अगर अनमिथाइलेटेड है, कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है,
तो इसको कट कर देगा, टुकड़े टुकड़े इसके बना देगा। बट अगर मिथाइल ग्रुप है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विल नेवर बी एबल टू वर्क ऑन सच काइंड ऑफ डीएनए। ठीक है, इस वाली चीज को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये चीजें आप देखेंगे, चैप्टर को हम कल कंप्लीट करेंगे।